हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा जी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा केमिस्ट्री पार्ट ऑफ योर नीट एमजेटी 11। अब तक हम 10 जो है आपके एमजेटीज़ के पेपर डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को वहाँ से मिला होगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव H2O2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किन किन मेथड से हमें मिल सकता है। तो प्रिपरेशन ऑफ H2O2 जो आप पढ़ते हो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स में, वहाँ से क्वेश्चन को उठाया गया है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड, ये आप पढ़ते हो तो वहीं से इन्होंने उठाया है। हम क्या करते हैं, आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेते हो, ठीक है, और आप भाई इसको तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि H2SO4 है कॉन्सनट्रेटेड, तो आपको क्या देगा बेटा H++ HSO4 माइनस। अगर आप एक बार डिसोशिएट करें Ka1 की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपके टूटेंगे। और वहाँ पे अगर हम देखें तो फिर क्या होगा बेटा कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, कैथोड और एनोड पे कुछ रिएक्शंस यहाँ पे होंगी। कैथोड पे भाई कौन जाएगा, कैटायन। कैटायन कौन है बेटा आपके पास H+ है, तो H+, दो इलेक्ट्रॉन लेके बेटा क्या बनाएंगे यहाँ पे H2 गैस आपको कैथोड पे देंगे। एनोड पे क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड है तो आपके HSO4 माइनस का ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई ये क्या देगा आपको, यहाँ से बेटा आपको मिल जाएगा H2S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को कंबाइन करोगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हमें अगर आप देखें तो एनोड पे क्या मिल गया है, एनोड पे हमें मिल गया है पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो एनोड पे हमें मिल गया है बेटा पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और आपका जो पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें, ये आपका पेरोक्सी लिंकेज हो गया बेटा S डबल बॉन्ड O OH। और अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो H2O का जो मॉलिक्यूल है बेटा जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर चले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अटैक करवाइए, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ऐसे समझिए कि माइनस माइनस वाला पार्ट यहाँ गया, इस पे OH माइनस ने अटैक कर दिया तो H+ आपके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, तो O2 2 माइनस है और 2 H+ आएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा H2O2 प्लस 2 H2SO4। तो यहाँ से आपको H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाता है। तो या तो आप क्या करवाइए, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल्स एसिड जो है उसका आप हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, या आप इलेक्ट्रोलिसिस बोल दीजिए इसका। तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बस उसी का नीचे से एक पोर्शन उठा के आपको ऑप्शन में बना के दे दिया है। तो एक ऑप्शन है हमारे पास कि हाइड्रोलिसिस ऑफ H2S2O8, यस है ना, थ्रू दिस वी कैन अचीव H2O2, है ना, वी कैन गेट H2O2। एंड अनदर मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4। तो आपका कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, उसका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो भी आपको ये मिलेगा, इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए सेम चीज़ मिल जाएगी। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों से ही क्या है बेटा, आप H2O2 आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3, उसमें बोल रहे हैं बेयर्स प्रोसेस। देखिए बेयर्स प्रोसेस आप पढ़ते हैं बेटा मेटलर्जी में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका जो बॉक्साइट है, रेड बॉक्साइट से अगर आपको भाई है ना एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अलग करना है, क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज़ भी होंगी, उसमें आयरन की इंप्योरिटीज़ होंगी, सिलिकॉन की होंगी, तो उन सबको अलग करने के लिए हम किस तरीके से उस प्रोसेस को करते हैं वो है। तो वहाँ पर कोई भी H2O2 वगैरह आपका नहीं बनता है, तो उस तरीके से हम H2O2 को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बेयर्स प्रोसेस जो है वो टोटली एक इंडिपेंडेंट अलग ही दे दिया है ना, तो उससे आपको H2O2 नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है ब्लिस्टर कॉपर इज। तो मेटलर्जी से क्वेश्चन उठाया गया है, ब्लिस्टर कॉपर क्या है, तो देखते हैं भाई। तो अगर हम बात करें बेटा ब्लिस्टर कॉपर कहाँ पे आता है, तो जब हम बेसमराइजेशन करते हैं किसका, जो आपका कॉपर मेट होता है, कॉपर मेट को जब हम बेसमराइजेशन करते हैं तो वहां पे जब आपका सेल्फ रिडक्शन होगा, वहां से जो कॉपर मिलता है बेटा उसको हम बोलते हैं क्या, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लिस्टर कॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो आपके पास मान लीजिए कॉपर मेट है, तो कॉपर मेट में क्या होता है बेटा, कॉपर और उसमें कुछ इंप्योरिटीज रहेंगी, 98% प्योर होता है आपका, तो Cu2S प्लस FeS ये इंप्योरिटीज रहेंगी। और उसमें हम क्या करते हैं बेटा, पार्शियल ऑक्सीडेशन आप इसका करोगे, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो पहले क्या है बेटा, ये अपना ऑक्साइड बना लेगा प्लस SO2। उसके बाद आयरन का जो ऑक्साइड बना है उसमें हम क्या करते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड मिला देते हैं, और ये स्लैग के फॉर्म में FeSiO3 जो कि स्लैग है इसको फिर हम हटा देते हैं क्योंकि इंप्योरिटी थी। अब हमें कॉपर चाहिए, फिर क्या करते हैं भाई, हम जो Cu2S है
उसका अपन क्या करेंगे बेटा, पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ से कुछ कॉपर जो है Cu2O बना लेगा, लेकिन फिर क्या होगा, कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्शियल है, मतलब आपके पास Cu2S भी प्रेजेंट है, Cu2O भी प्रेजेंट है, और क्योंकि ये खुद का सेल्फ रिडक्शन करता है तो दोनों रिएक्ट करके फाइनली आपको कॉपर दे देंगे प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो जो कॉपर हमें मिला यहाँ पे इसी को बोलते हैं बेटा ब्लिस्टर कॉपर, क्योंकि क्या होगा इस पे, इस सल्फर डाइऑक्साइड इस गैस के निकलने की वजह से जो आपका ये कॉपर है उसमें क्या है, उसकी सरफेस एक ब्लिस्टरी अपीयरेंस होगी, जिसकी वजह से इसको ये नाम मिला है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब गैसेस प्रोडक्ट उस मोल्टन फॉर्म से बाहर निकलेंगे और फिर जब वो सॉलिडिफाई होगा तो वो ब्लिस्टरी अपीयरेंस जो है आपके उस कॉपर की होगी, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ब्लिस्टर कॉपर है क्या, तो अभी भी ये कंप्लीटली प्योर तो नहीं है, इसमें इंप्योरिटीज तो अभी भी रहेंगी। तो ब्लिस्टर कॉपर क्या है, आपकी कॉपर का ही, आप बोल दीजिए कॉपर है उसमें मोस्टली, लेकिन कुछ इंप्योरिटीज भी हैं, तो एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर है, ये कोई आपका अलॉय नहीं है। ठीक है, ना ही ये कॉपर का ओर है, भाई ओपर तो आप कॉपर पायराइट या फिर ना चाल्को पायराइट वहां से करते हुए हम यहाँ तक आए हैं, तो कॉपर का ओर नहीं है, कॉपर मान लीजिए आप इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर क्या है आपका ब्लिस्टर कॉपर यहाँ पे है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4, कॉपर विद सम इम्प्योरिटी। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे IUPAC नेमिंग पूछी है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सिंपल क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं बेटा किस तरीके से हम इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है हमें, प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम है, आपके जो लिगेंड्स है बेटा उनमें अमोनिया के कितने हैं, 3 लिगेंड्स हैं, फिर आपका ब्रोमो भी है, आपका क्या है बेटा यहाँ पे नाइट्राइट भी है, उसके बाद आपका एक क्लोरो भी है और बाहर में भी Cl है। तो भाई पहले पता लगाते हैं कि जो आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे कैसा चार्ज है। देखिए Cl पे -1 होगा तो इस पे +1 आ गया, प्लस आ गया तो हमें प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखना है, प्लेटिनेट नहीं लिखना है। एनायनिक अगर होता तो वहां पे अपने को प्लेटिनेट लिखना पड़ता। उसके बाद क्या करेंगे, पहले कैटायन वाले का नाम लिखते हैं, उसमें भी क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पहले लिगेंड्स का लिखेंगे बेटा, तो ये अमीन का A सबसे पहले आएगा, ब्रोमो का B, और ये आपका नाइट्राइटो में तो N आएगा बेटा, क्लोरो का C। तो पहले लिखेंगे ट्राई अमीन, ट्राई, और अमीन में भूलना नहीं है डबल M आएगा। तो ट्राई अमीन से शुरुआत होगी, सब में ही ट्राई अमीन से शुरुआत कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ब्रोमो का B आएगा तो ब्रोमो, फिर क्लोरो का C आएगा क्लोरो, फिर नाइट्रो का बेटा क्या आ जाएगा आपका N आ जाएगा, ठीक है, नाइट्रो आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका प्लेटिनम, और उस पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -1 यहाँ से, -1 यहाँ से, -1 यहाँ से, ऑलरेडी +1 है ना, इसका X मान लीजिए, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, फिर -1 ब्रोमो की आई, -1 क्लोरो की आई, प्लस -1 आपकी नाइट्रो की आई, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे +1, तो यहाँ से X आ गया बेटा +4, रोमन में लिखा इस तरीके से, और लास्ट में आपका जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे लिख देंगे। लास्ट में जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है आयनाइजेशन स्फीयर में, वो हमने यहाँ पे लिख दिए क्लोराइड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा डबल M, ध्यान रखना है अल्फाबेटिकली हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इस तरीके से क्या है आप लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम, और क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स क्या दे रखा है, D इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, CrH2O6 +3, H2O बेटा न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वही क्रोमियम पे भी चार्ज है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की। क्रोमियम का अगर आप लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा कितना होता है इसका 24 एटॉमिक नंबर होता है, तो हम बोलते हैं कि 3D, देखिए 3D4 4s2 नहीं है, ये गलत है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है तो 3D5 एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाएगी, ये इसका क्या है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन हमें +3 लिखना है, तो यहाँ से +3 करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हटा दीजिए, तो 3D3 4s0। इस तरीके से क्या है आप बोल सकते हो कि कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके पास D में हैं, और 3 आएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर 1 में, आपको 3 दिया हुआ है। एक बार आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। कौन कौन से आयन हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वो विजिबल लाइट को जो है बेटा एब्जॉर्ब वहां पे करेंगे। देखिए
अगर आपको लाइट एब्जॉर्ब करानी है, उनको कलर शो करना है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इनमें बेटा क्या होने चाहिए, आपकी प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होनी चाहिए। तो पहले ये चेक करते हैं कि यार उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है भी या नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो तो बेटा वहाँ पे कलर शो नहीं कर पाएगा या आपकी विजिबल रेंज में जो है लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो हमने कहा पहला स्कैंडियम का है, H2O के 3 यहाँ पे लिगेंड्स हैं, अमोनिया के भी 3 हैं और आपका 3+ है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें हम बेटा, टाइटेनियम है, इथिलीन डाइअमीन आपका लिगेंड है, 2 दे रखे हैं, अमोनिया के भी 2 ही हैं और यहाँ पे 4+। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया के लिगेंड्स हैं 6 और चार्ज है 3+। ऑप्शन नंबर 4 में आप देखेंगे तो बेटा जिंक है और अमोनिया के 6 लिगेंड्स हैं और 2+। तो मैंने कहा कि सब में पहले अपन पता करते हैं कि जो आपका सेंट्रल एटम है क्या इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, जिंक का जो होता है, देखिए ये तो न्यूट्रल है, तो जिंक पे क्या है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जिंक पे +2 है, +2 है जिंक का। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा आपका 3d10 4s2, +2 गया तो d10 तो फुल्ली फिल्ड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डायामैग्नेटिक है तो ये तो वहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा बेटा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर क्या है वहाँ पे दूसरे जो है ऑर्बिटल में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे पेयर्ड हैं तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्रोमियम में अभी देखा हमने +3 बेटा क्या हो जाता है, +3 का मतलब है 3d3 4s0 इसमें है, तो ये क्या है वहाँ पे ऐसा काम कर सकता है कि आपकी विजिबल रेंज की जो लाइट है बेटा उसको एब्जॉर्ब करे। टाइटेनियम पे कितना है, ये दोनों तो बेटा न्यूट्रल है, +4 है। टाइटेनियम का होता है भाई कितना, स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 4s2 +4 करोगे तो बेटा 3d0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर हम देखें स्कैंडियम में, ये दोनों अमोनिया और आपका वाटर दोनों न्यूट्रल हैं और +3 दे रखा है, ये होता है बेटा 3d1 4s2, +3 में इसका भी 0। तो सारे डायमैग्नेटिक हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 3, तो केवल ऑप्शन नंबर 3 वहाँ पे क्या है आपकी विजिबल रेंज की जो लाइट है उसको क्या है एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसमें होगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं हमसे कि व्हेन MnO2 आपका पायरोलुसाइड इज फ्यूज्ड विद KOH तो क्या बनता है और उसका कलर क्या है। तो बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बेटा। MnO2 जिसको हम पायरोलुसाइड भी बोलते हैं, ठीक है, और अगर आप KOH के साथ या K2CO3 भी आप देखेंगे, बेसिकली हम बेसिक मीडियम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा होगा जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम इनको लेते हैं और फाइनली क्या है वो बनता है, लेकिन केवल इतना ही बोला गया है, आपको फर्दर नहीं करवाना है रिएक्शन। तो अगर आप पायरोलुसाइड और KOH की रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो हमारा बनता है K2MnO4 और K2MnO4 का कलर ग्रीन होता है। हाँ, यहाँ से आप बाद में KMnO4 भी बनाते हो, लेकिन वो आपको दिया नहीं गया है कि इसके बाद फर्दर कोई रिएक्शन करवाई गई है या नहीं करवाई गई है, कुछ नहीं बोला गया है। तो हम जो है केवल MnO2 और KOH की रिएक्शन करवाने पे आपका क्या बनेगा उतना ही बोल के क्या है हम वहाँ पे रुक जाएंगे। तो आपका देख लीजिए यहाँ पे क्या है बेटा K2MnO4 बनेगा और ग्रीन कलर का ये होगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ रहे हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, सॉलिड की फॉर्म में कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। सारे बाइकार्बोनेट्स दे रखे हैं। हमने एक चीज देखी है कि यार आपके अल्कली के जो बाइकार्बोनेट्स हैं, है ना, अल्कली के जो हैं वो सारे क्या हैं, एक्सेप्ट लिथियम का जो बाइकार्बोनेट है उसको छोड़ के सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिथियम की क्योंकि बेटा हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाई है तो वो एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। उसके हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, छोटा साइज है, चार्ज +1 है उसकी वजह से। लेकिन अल्कलाइन के जो हैं वो आपके कोई भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, चार्ज +2 है, हाइड्रेशन अच्छा होगा, वो सारे के सारे एक्वस फॉर्म में ही रहेंगे। तो अगर आप बात करो कि कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं तो एग्जिस्ट कौन से करते हैं पहले ये देख लेते हैं। अल्कली के आपके बाइकार्बोनेट्स, अल्कली बाइकार्बोनेट्स और एक अमोनियम का भी, इनके करते हैं। आपका लिथियम का नहीं करता है, बेरिलियम का नहीं करता है, मैग्नीशियम का नहीं करता है, ये सारे क्या हैं आपके नहीं करेंगे, ठीक है। कैल्शियम का नहीं करता है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है कौन कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में बेटा कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है CaHCO3 ट्वाइस। देखिए अगर आप इसको सोचे कि भाई हीट करके कर दें
एक्वस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में ले आए तो बेटा एक कार्बोनेट की फॉर्म में चला जाएगा, ये कार्बोनेट में बदल जाएगा, CO2 प्लस H2O बाहर निकल जाएगी और आपको कार्बोनेट मिल जाएगा। तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ये नहीं करेगा, ठीक है, ना ये करेगा ना ही लिथियम वाला करेगा, LiHCO3 भी नहीं करेगा, ये दोनों ही नहीं करेंगे। एक अमोनियम का दे रखा है, अमोनियम वाला कर जाएगा, करता है, तो ये दोनों ही नहीं करेंगे। और ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो बोथ 1 एंड 3 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जब भी हम डिस्कशन करते हैं इस तरीके से आपके नीट के पेपर्स का या कोई भी पेपर हो फॉर दैट मैटर, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है बेटा लेके बैठिए साथ में, ठीक है, क्योंकि आपको मिला है क्वेश्चन पेपर तो आप वो साथ में लेके ही बैठिए। और वैसे भी अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको क्वेश्चन लिखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये वो वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, 8 में ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड इज नॉट ए ट्रू पर एसिड, कौन सा ट्रू पर एसिड नहीं है। ये मैंने MJD 10 में भी आपको बताया है। देखिए पर एसिड मतलब वहाँ पे परोक्सी लिंकेज होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या है नाम में पर आ जाएगा किसी आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, लेकिन हो सकता है कि उसमें एक्चुअली में वो परोक्साइड की लिंकेज ना हो, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब वो ट्रू पर एसिड नहीं है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। पहला आपको दिया गया है बेटा H2S2O8, ये हमने स्टार्टिंग में देखा, परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका कैसे बनेगा बेटा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O और S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, तो यहाँ पे तो परोक्सी है, परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे तो आपका क्या है वहाँ पे परोक्सी नाइट्रिक एसिड। परोक्सी नाइट्रिक एसिड का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे नाइट्रिक एसिड में HNO4 कर दीजिए, तो एक O वहाँ पे एक्स्ट्रा ले आइए। इस तरीके से क्या है बेटा आप वहाँ पे कर सकते हैं, तो इसमें भी परोक्सी लिंकेज है। उसके बाद हम बात करते हैं पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड में Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे नहीं है परोक्सी लिंकेज, तो नाम इसका जरूर पर क्लोरिक है लेकिन परोक्सी लिंकेज यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 में आप बोल सकते हो पर क्लोरिक इज नॉट ए ट्रू पर एसिड, आप यहाँ पे कह सकते हो। और ऑप्शन नंबर 4 जो है बेटा वो आपको दिया गया है H2SO5। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड आप इसको बोल सकते हो। सल्फ्यूरिक बना लीजिए और वहाँ पे परोक्सी लिंकेज एक जगह कर दीजिए, तो इसमें भी परोक्सी लिंकेज है। तो एक ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन नंबर 3 में। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहे हैं द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3 इन 3:1 कंटेन्स। तो एक्वारेजिया का नाम आपने सुना होगा, जो बिल्कुल भी रिएक्टिव मेटल नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, इन सबको भी क्या है ये वहाँ पे घोल लेता है, इसमें सोल्यूबल ये हो जाते हैं। तो क्या होता है जिसकी वजह से होते हैं वो आपसे नहीं पूछा है, ये पूछा है कि भाई ये जो एक्वारेजिया का मिक्सचर है इसमें बेसिकली होता क्या है ना, क्या होगा रिएक्शन बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो हमने कहा कि भाई 3 मोल HCl और हम क्या है 1 मोल HNO3 की ये बात कर रहे हैं। तो 3:1 में अगर आप लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे अगर हम रिएक्शन की बात करें है ना, और यही क्या है बेटा आपके पास एक्वारेजिया, इसी मिक्सचर को बोलते हैं 3:1 कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3। और आपका ये जैसे मान लीजिए भाई गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सबको क्या है बेटा ये सोल्यूबल इनमें हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है आपका, यहाँ पे आपका बनता है बेटा नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये आपका बन जाता है प्लस Cl2 प्लस H2O, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड आपका बनता है। और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। मान लीजिए गोल्ड से रिएक्शन हुई तो वहाँ पे गोल्ड एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है बेटा क्या +3 में चला जाता है AuCl4- इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या है ये दोनों इसमें घुल जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है कौन सा आयोनिक है, इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई। CO2 ऑप्शन दे रखा है, NaCl दे रखा है, यहीं पे टिक कर देना है। NaCl क्या है बेटा आपका आयोनिक है, आपको पता है। एक बिल्कुल आपका एक्सट्रीम लेफ्ट से ले रखा है, एक एक्सट्रीम राइट में पीरियोडिक टेबल से। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो Na+ और Cl- की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, आयोनिक हैं। इसका मोल्टन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, तो NaCl आपका आयोनिक है। CO2 बेटा कोवेलेंट है, CO2 आयोनिक नहीं है। सिंपली मीथेन दे रखा है, ये भी नहीं है। सिलेन भी दे रखा है, SiH4, ये भी कोवेलेंट ही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हम बोल सकते हैं कि NaCl में क्या है ज़्यादा आपका आयोनिक कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है
कुछ इन्होंने क्या है ऑर्बिटल्स जो हैं आपके लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन गलत है हमें ये बताना है। देखिए सबसे पहले वाले की बात करें तो इस तरीके से बेटा p है प्लस माइनस और यहाँ पे आपको माइनस का साइन दे रखा है और s दे रखा है आपको पॉजिटिव उसका क्या है फेज है। तो अगर बीच में नेगेटिव दे रखा है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इस वाले का क्या साइन चेंज कर दीजिए। मतलब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ प्लस माइनस प्लस एस का साइन माइनस कर दीजिए और माइनस माइनस को अगर आप जोड़ोगे बेटा तो क्या हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा माइनस इधर प्लस। तो ये वाला इस तरीके से बनेगा और ऐसा ही दिया हुआ है ये ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है बेटा यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है अगेन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्लस माइनस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसको बदल दीजिए साइन इनका साइन चेंज कर दीजिए है ना। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अगर आप एडिशन करेंगे तो इन लोब्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस माइनस बेटा क्या होगा अगेन प्लस वाला ये बीच में माइनस आ जाएगा उधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ये वाला भी सही बना रखा है तो 1 और 2 तो सही है ना। हमें इनकरेक्ट बताना है एक बार 3 और 4 को भी देख लेते हैं। चलिए बेटा ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया है आपको p दिया गया है इधर प्लस इधर माइनस। इस बार प्लस ही किया है प्लस और माइनस प्लस किया है या माइनस किया है एक मिनट देख लेते हैं। हाँ प्लस ही कर रखा है ठीक है। तो भाई यहाँ पे नेगेटिव साइन है बेटा यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव करोगे तो आपका क्या है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और हम बोल रहे हैं भाई यहाँ पे क्या आपका ये वाला प्लस वाला आ जाएगा इधर क्या है आपका ये माइनस वाला और फिर आपका ये प्लस वाला ये माइनस वाला यहाँ पे आपका नोडल प्लेन आ जाएगा। तो इस तरीके से ही बन जाएगा। इसमें ये वाला भी सही दे रखा है। और 4th ऑप्शन की बात करें तो अब तक अगर आप देखें तो आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग थी अभी क्या आपकी लेटरल ओवरलैपिंग है बेटा है ना। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन वाला केस है प्लस माइनस और ये आपका हो गया प्लस माइनस। तो इसमें हम बेटा साइन चेंज कर देंगे बाद वाले का प्लस माइनस का साइन चेंज करेंगे तो प्लस कर दीजिए और लोब्स का साइन इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अब देखिए ये दोनों साइन सेम नहीं है लोब्स के है ना। ये प्लस है ये माइनस है तो और इन्होंने जो बना दिया है वो कंस्ट्रक्टिव टाइप का कर दिया है कि इधर प्लस कर दिया है इधर माइनस। ये नहीं होगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो बेटा ये प्लस माइनस इधर में माइनस इधर में प्लस कुछ ऐसा होगा आपके नोडल प्लेन यहाँ पे बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 4 बिकॉज वी हैड टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहे हैं इन नाइट्रेट आयन। तो आपके पास NO3 माइनस है द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। पूरे मॉलिक्यूल पे नहीं पूछा है। मॉलिक्यूल पे पूछता तो ऑक्सीजन वाले भी जुड़ते केवल नाइट्रोजन पे पूछ रहा है कि बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है वो और उस पे लोन पेयर कितने बचे हैं। तो सिंपल है बेटा काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग से। हमें केवल और केवल यहाँ पे क्या पूछा है नाइट्रेट आयन। तो NO3 माइनस का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। स्ट्रक्चर बन गया तो आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो स्ट्रक्चर बनाओगे NO3 माइनस का तो N डबल बॉन्ड O इस तरीके से कर लीजिए माइनस या फिर आप कैसे कर सकते हैं कि भाई इसको माइनस और प्लस ठीक है। और अगर हम ये ऐसा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे अब कितने भाई इसके पास नाइट्रोजन के पास अगर हम देखें हाँ तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो आपने बोला सर 1s2 2s2 2p3 इस तरीके से क्या आप बोल सकते हो। तो इसका जो वैलेंस है उसमें कितने बेटा सेकंड वाला जो आपका n=2 है उसमें क्या है 5 इलेक्ट्रॉन थे ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन थे तो आप क्या बोल सकते हो भाई ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही एक तरीके से। तो इसको अगर हम ऐसे बनाएंगे तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन ने दिए हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया है कोवेलेंट में और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो पांचों इसके क्या है इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली बॉन्डिंग में जा चुके हैं आप बोल सकते हो। तो पांचों के पांचों जा चुके तो लोन पेयर इसके पास नहीं बचेगा लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर हमें दिख रहे हैं 2 बॉन्ड यहाँ बना है 1 बॉन्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड बने हैं। तो बॉन्ड बने हैं 4 लोन पेयर हैं 0 4 0 ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द गिवन प्रायोरिटी अगेंस्ट इट। तो आपको हाइड्राइड्स दिए गए हैं ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं आपके पास क्या क्या हैं भाई NH3 PH3 ASH3 उसके बाद एंटीमनी आपका ये हाइड्राइड इसका इनमें कुछ करेक्टर्स पूछे गए हैं हमें पता है। देखिए इसमें जो जैसे मान लीजिए आप अगर बात करें कि सर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें वोलेटिलिटी है ना। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो क्या है भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से आपको क्या है एक उल्टा सीधा ट्रेंड मिलता है ना। अगर आप यहाँ पे बना लेंगे
बिस्मथ भी अगर मैं ले आऊँ BiH3, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वैसे तो अगर हम देखें तो मोलिकुलर वेट क्या है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है भाई, डाउन द ग्रुप मोलिकुलर वेट तो बढ़ रहा है, मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है तो वन डबल फोर्सेस बढ़ेंगे, लेकिन क्या सब में वन डबल फोर्सेस ही लगेंगे? जी नहीं, जो आपका अमोनिया इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो ये बिल्कुल बीच में आता है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना चाहें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है, और क्योंकि मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, यहाँ से तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इधर तो क्या है बेटा, वन डबल फोर्सेस जितने ज़्यादा होंगे वो होंगे भाई, साइज जिसका बड़ा होगा, मोलिकुलर वेट जिसका ज़्यादा होगा, तो मोलिकुलर वेट अगर हम देखें तो बेटा BiH3 का, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा वो आता है भाई आपका BiH3 ग्रेटर देन SPH3, उसके बाद अमोनिया बिल्कुल बीच में, फिर आपका आ जाएगा बेटा ASH3 एंड ग्रेटर देन PH3। ये है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो वोलेटिलिटी का ऑर्डर क्या होगा भाई, कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, इसका जस्ट उल्टा भाई, जो ज़्यादा वोलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, क्योंकि उसकी वेपर्स ज़्यादा जाएंगी बेटा आपके वेपर फेज में किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था तो ये क्या है, वोलेटाइल नेचर का ऑर्डर यहाँ पे होगा। फिर हम बात करते हैं कि भाई रिड्यूसिंग नेचर किस तरीके से, तो हम बोल रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन से, और अगर आप जा रहे हैं नीचे एंटीमनी तक, साइज आपका बढ़ रहा है, तो आपकी जो BH बॉन्ड MH बॉन्ड लेंथ है ना, कोई भी मेटल, नॉन मेटल है तो है ना, मतलब अगर हम अमोनिया फॉस्फोरस इनकी बात करें तो आपकी जो भी M और यहाँ पे H, ये जो बॉन्ड लेंथ है बेटा क्या हो जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ने लगेगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आपको आसानी से मिलेगा, तो हाइड्राइड आसानी से मिलेगा। तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है भाई, आप बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है बेटा, रिड्यूसिंग नेचर है। तो ये रिड्यूस करे मतलब ये यहाँ से हाइड्राइड दे, तो अगर H का एडिशन ये किसी और कंपाउंड में कर देता है तो वो कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा। और एडिशन आसानी से कैसे करेगा, जब यहां से जो है आपका ये H माइनस निकलेगा, वो आसानी से कब निकलेगा, जब बॉन्ड वो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और ऊपर से नीचे बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है बेटा वो कम होती जाएगी, तो आपका रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिड्यूसिंग नेचर का जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए कि भाई इस तरीके से, लेकिन आपको दे रखा है कि रिड्यूसिंग नेचर अमोनिया का ज्यादा होगा देन PH3 का, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रखी है बेटा, देखिए अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बेस की जो है स्टेबिलिटी, तो वो अगर आप चेक करने जाओगे, जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि यार HCl हो गया, HF हो गया, है ना, HBr हो गया, HI हो गया, तो इसका H+ निकाल दीजिए, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ऊपर से नीचे बेटा क्या है, साइज बढ़ रहा है, तो उस माइनस चार्ज को रखने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, बड़े साइज पे वो चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो ऊपर से नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही आएगा। और आपको उल्टा दिया हुआ है और इसमें नहीं है ना एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें तो बेस की आप ज़्यादा बात करोगे, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर दिया गया है, तो पहले जो इसमें दिया हुआ है वो बात कर लेते हैं हम। इस वाले NH3 के लिए, यानी ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स हैं, इनके लिए रिड्यूसिंग नेचर की बात की गई है, रिड्यूसिंग नेचर इस ऑर्डर में होना चाहिए, गलत दिया है। वोलेटिलिटी की हमने बात की कि वोलेटाइल नेचर में अमोनिया कॉर्नर में नहीं रहेगा, बीच में आएगा, राइट, चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात करो चाहे वोलेटिलिटी की बात करो। तो जो वोलेटाइल नेचर जो दे रखा है बेटा, वो आपको यहाँ पे क्या है, करेक्ट दे रखा है, बाकी सारे ऑर्डर गलत हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 जो वोलेटाइल नेचर वाला है वो करेक्ट है। एक जो एसिडिक स्ट्रेंथ की जो बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना, सल्फर है, Fe है, और आपका Te है, तो वही है डाउन द ग्रुप क्या है, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना। बड़े साइज पे नेगेटिव चार्ज बना लीजिए भाई, यहाँ पे OH माइनस बनेगा, HS माइनस बनेगा, डिस्पर्स ज़्यादा करेगा आपका नेगेटिव चार्ज बड़े साइज पे, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बेटा वहाँ पे बढ़ाएगा, तो इसलिए क्या है आपकी इसी ऑर्डर में डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे हैं विच कंपाउंड स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब CO2। CO2 हमें पता है बेटा नॉन मेटल का ऑक्साइड है, आपका एसिडिक नेचर का होगा, तो स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब कौन करेगा, बेसिक नेचर का, भाई एसिड है तो बेस में जल्दी घुलेगा। तो अगर हम बात करें एसिडिक नेचर का CO2 है और इसको अगर स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब करवाना है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस आना चाहिए, तो बेसिक नेचर जिसका ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब करेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं करूं, हमने कहा CO2 को एब्जॉर्ब कराना है, CO2 का जो नेचर है बेटा वो एसिडिक है, तो मुझे बेसिक ऑर्डर की तलाश है, जो ज़्यादा बेसिक होगा उसमें ज़्यादा घुलेगा। तो क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, बेरिलियम का ऑक्साइड है, अच्छी बात है, K2O है, उसके बाद तो एसिड दे दिया है H3PO4, एसिड में तो नहीं घुलेगा,
P4O6 नॉन मेटल का ऑक्साइड भी एसिडिक ही होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो K2O तो बेटा मेटल का ऑक्साइड है ना, मेटल का ऑक्साइड है तो क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिक नेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। बेरिलियम का जो होता है वो बेटा आपका क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो ज़्यादा बेसिक कौन है अगर मैं देखूं तो ये पोटाशियम वाला, तो जो ज़्यादा बेसिक होगा उसमें अच्छे से घुलेगा, तो K2O ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इनऑर्गेनिक में, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नॉट रॉन्ग। एटॉमिक रेडियस का कौन सा ऑर्डर गलत नहीं है ना, तो हमें करेक्ट ऑर्डर ही बताना है बेसिकली। पहला वाला देखिए, स्कैंडियम से बड़ी रेडियस बताई यट्रियम की, उसके बाद लैंथेनम के इक्वल कर देने हैं जी नहीं। अगर आप बात करो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, इस तरीके से, तो हमने कहा भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोटाशियम के बाद आपका क्या है, यहाँ पे बना लेते हैं, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा, इस तरीके से लाइन आएगी। फिर यहाँ पे बेटा आपका क्या आ जाएगा, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम। तो स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, और लैंथेनम के बाद 4f सीरीज शुरू होगी, तो इसके पहले 4f के वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए हैं। तो जो हम बोलते थे कि भाई 3d से बड़ा साइज रहेगा 4d का, और 4d का और 5d का ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि यहाँ पे 4f के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग, तो चाहे आपकी एक शेल बड़ी है लेकिन वो पुअर शील्डिंग की वजह से वहाँ पे z इफेक्टिव इतना बढ़ जाएगा कि साइज ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा 4d 5d का, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होंगे f के तब ना, इनके बीच में तो f के इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो यहाँ पे साइज सिंपली बढ़ेगा, इक्वल नहीं होगा, तो ये गलत है। लेकिन यहीं पे एक चीज आ जाती है, कौन सी बेटा, जब आप निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की बात करते हो, यहीं से आगे बढ़ जाइए आप, और जब हम बात करेंगे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो इसमें अगर आप देखें तो एक दूसरा फंडा लग जाता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं एक बार कि बेटा निकल का जो आपका होगा वो हो जाएगा 3d8 4s2, पैलेडियम का बेटा आपका जो आता है वो 4d10 आता है, और फिर प्लेटिनम आ जाएगा आपका एज यूजुअल 5d8 6s2। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और हमने जो बात की यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 4f के इलेक्ट्रॉन्स आपके इसके पहले रहेंगे, तो आपका जो साइज का जो ट्रेंड देखने को मिलेगा वो इन दोनों का मोरलेस क्या रहेगा बेटा, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे साइज में नहीं रहेगा। तो वो वाला ऑर्डर आपका हो जाएगा कि भाई प्लेटिनम और पैलेडियम का साइज सिमिलर रहेगा, तो वो ऑर्डर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। बाकी ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक ऑर्डर क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में कि पोटाशियम से बड़ा है रुबिडियम और सीजियम का साइज, जी नहीं। अल्कली में तो क्या है आपका डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता ही है, तो रुबिडियम से बड़ा सीजियम का रहेगा ही रहेगा, है ना, तो ये ऑर्डर भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 में क्या बोल रहे हैं कि आपका जर्मेनियम से बड़ा है टिन, लेकिन टिन का साइज लेड से बड़ा है, जी नहीं, जी नहीं। साइज में अगर आप बात करोगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, साइज आपका बढ़ता ही है। यहाँ पे जरूर एक बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लेड का ही बड़ा है, टिन का बड़ा साइज नहीं है। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी से कंफ्यूज करने की कोशिश की है इन्होंने, क्योंकि जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से जो आपका लेड है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टिन, तो इसलिए इन्होंने सोचा हुआ कि भाई साइज में अगर हम उल्टा देंगे तो वो आयनाइजेशन एनर्जी से जो है वहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, वो गलत है बेटा। आपका जो लेड है उसकी जो साइज है वो टिन से ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, तो आपका एक ही जो है यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर है वो है ऑप्शन नंबर 4 निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम वाला। बाकी ऑर्डर्स के हैं यहाँ पे आपके गलत हैं। देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इट सेज द वॉल्यूम ऑफ गैसेज NH3CO2, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड H2 एड्जॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल एट 300 केल्विन आर इन ऑर्डर ऑफ। तो आपकी जो है चारकोल की सरफेस है, उस 1 ग्राम चारकोल है, जो भी अमाउंट है सेम है तीनों गैसेस के लिए। तो अमोनिया, CO2 और हाइड्रोजन जो है कितनी कितनी एड्जॉर्ब होंगी, कौन ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, कौन कम एड्जॉर्ब होगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कैसे पता करेंगे बेटा। देखिए एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपका एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, बल्क में जो है वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होते हैं, सरफेस पे ही जो है आपके वहाँ पे इंटरेक्शन होगा। तो उसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्सेज आएंगे, जितने ज़्यादा फोर्सेज अगर उनमें अच्छे होंगे तो वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगी। जैसे अमोनिया है तो वहाँ पे क्या है, अमोनिया में पोलैरिटी है तो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं हो सकते, या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल नहीं हो सकते हैं, तो अगर उस तरह की पोलैरिटी नहीं है आपके गिवन मॉलिक्यूल्स में, तो फिर क्या है, वंडरवल फोर्सेस के थ्रू जो है वहाँ पे कुछ होगा, तो जिसमें ज़्यादा वंडरवल फोर्सेस होंगे वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। तो अगर हमें बताना है तो सिंपली आपको गैसेज में फोर्सेस ही देखने हैं कि हम बात कर रहे हैं अमोनिया की, हम बात कर रहे हैं CO2 की, हम बात कर रहे हैं H2 की। तो इनमें इसमें क्या है बेटा, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो वंडरवल कांस्टेंट में
जो आपका ए था, जो इंटरेक्शन फोर्सेस को जो बताता था, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस जो थे उनको जो रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन फोर्सेस को, वो क्या है बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें तो क्या है, डाइपोल है आपके अमोनिया में। उसके बाद इसमें है तो ये भी नॉन पोलर, लेकिन क्या है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है H2 से, तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, इसमें ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्सेस रहेंगे। तो इसमें क्या है बेटा, ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्सेस रहेंगे, जिसकी वजह से CO2 ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया एज कम्पेयर टू H2O। तो NH3 देन CO2 देन H2, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 की बात अगर हम करें तो बोल रखा है कि भाई अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी जो है आपकी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, तो या बोल लीजिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस एक्सप्रेशन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये हम बेटा यूज़ करते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, है ना, कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन C पे उनकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा m है, और अगर आपने इन्फिनिट डाइल्यूशन कर दिया या कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, तो मान लीजिए आपकी मोलर कंडक्टिविटी उस टाइम पे मैक्सिमम होगी। मान लीजिए वो भाई कितनी क्या है, इन्फिनाइट है या मोलर कंडक्टिविटी जीरो है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कोई भी आपका वीक एसिड या वीक बेस, कोई भी आपका जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपने कहा कि सर वो H+ और A- में जाएगा, तो इसका जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा अल्फ़ा, उस अल्फ़ा को आप इसकी फॉर्म में लिख के वहाँ से अल्फ़ा पता कर सकते हैं। तो वीक के लिए लगा सकते हैं। अगर आप पहला देखें तो आपको दिया गया है बेटा HOCN, दूसरा देखें तो आपको दिया गया है एसिटिक एसिड। हमें पता है कि भाई आपके जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये वीक एसिड्स ही हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, पूरे डिसोशिएट नहीं होंगे। हाँ, आप इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन है, तब ये जो है आप मान सकते हो कि भाई ये पूरे डिसोशिएट हो जाएंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो कंडक्टिविटी होगी मोलर, उसको हम बोलेंगे लैम्बडा नॉट, ये मोलैरिटी या फिर आपका लैम्बडा इन्फिनिट जो है आपकी, ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन वो आपका इन्फिनिट डाइल्यूशन पे होगा, उसके पहले किसी कॉन्सेंट्रेशन पे तो आप इस तरीके से बोल सकते हो दोनों का रेशियो। और यहाँ पे बेटा क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। तो तीनों के तीनों ही आपके क्या हैं, वीक हैं, तीनों वीक एसिड्स हैं, तीनों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो तीनों के लिए मैं इस फॉर्म में जो है अल्फा लिख सकता हूँ, विच मीन्स ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। हमें ये बताना है कि भाई आपके पास ब्राइन सॉल्यूशन है, ठीक है, और बोल रहे हैं एनोड पे जो Cl2 गैस यहाँ पे निकल रही है, उस Cl2 गैस को अपन जो है कितने टाइम जो है करंट को पास करें। करंट की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर, ताकि आपका क्या हो जाए बेटा, वहाँ पे 0.1 मोल Cl2 का आपको मिल जाए एनोड पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने कहा, देखिए ब्राइन सॉल्यूशन है, मतलब बेटा क्या है आपके पास Na+Cl- है, और क्या है बेटा, ये दोनों एक्वस हैं। तो अगर आप बात करोगे, हमने कहा कि सर एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे बेटा कौन कौन से हैं, कैटायन जाएंगे, तो या तो Na+ जा सकता है, और या आपका H+ बोल लीजिए, या फिर हम बोल देते हैं कि या फिर H2O रिड्यूस हो जाए और H2 में चला जाए। भाई Na तो रिड्यूस नहीं होगा, तो कैथोड पे ये होगा। एनोड पे क्या हो सकता है सर, Cl- Cl2 में चला जाए, या फिर आपका क्या हो रहा है वहाँ पे बेटा, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर आपका O2 बन जाए। तो वैसे तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो इसको होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ये होती है, क्योंकि हाई वोल्टेज पे जो काइनेटिक फैक्टर्स हैं वो ओवरकम करते हैं, और जिनकी वजह से आपका जो क्लोरीन का Cl2 में जाना है बेटा, ये इसका रेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको ये वाला मिलता है। तो एनोड पे हमें ये वाला मिलता है, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली ये मिलना चाहिए था, लेकिन वो लो वोल्टेज पे होगा ना, हाई वोल्टेज पे ऊपर वाला ही होगा। तो अगर आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा है वोल्टेज क्या है, तो आप Cl2 ही वहाँ पे जो है एनोड पे निकालिए। तो हमने कहा कि भाई देखिए, अब Cl2 की अगर हम बात करें तो बेटा 2 Cl- Cl2 बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। तो मैंने कहा कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना, 1 मोल Cl2 मिलेगा। 2 मोल पे कितना चार्ज, 2 फेराडे, 2 फेराडे से 1 मोल Cl2, मुझे कितना फेराडे, देखिए अब बोल रहे हैं कि भाई इतना हो गया। तो बेटा अगर आप 1 कूलम की बात करेंगे तो कितना मिलेगा आपको Cl2, इतना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कितना चाहिए, ये हमें चाहिए 0.1 मोल, है ना। देखिए ऐसे कर सकते हैं कि भाई 1 मोल के लिए कितना चार्ज चाहिए, 2F, तो 0.1 मोल के लिए कितना चार्ज चाहिए, 0.1 × 2F, इतना चार्ज
कितना एम्पियर हो गया भाई, 0.5 एम्पियर लिख रखा है। कितने टाइम तक फ्लो करें, टी टाइम तक, क्योंकि चार्ज क्या होता है आई इंटू टी, मुझे टी पता करना है, आई दे रखा है, चार्ज की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली है, जितना लिबरेट करवाना है Cl2, तो यहाँ से जो टाइम आएगा, तो यहाँ से टाइम जो हो जाएगा फैराडे की टर्म्स में ही आंसर करना है बेटा, वो हो जाएगा 0.4 फैराडे सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे हैं केमिकल जो आपका इक्विलिब्रियम है वहां से क्वेश्चन लिया गया है, आपको ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट और थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट बता रखा है, और वहां से हमें बताना है कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 19, मान लेते हैं कोई एन था, जो क्या है बेटा आपके Na बन रहे हैं, तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है आपका, या तो आप बना भी सकते हैं कि सर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा NC अल्फा, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे C माइनस सी अल्फा प्लस NC अल्फा, ये हो गया सर C प्लस N माइनस 1 इंटू सी अल्फा, ठीक है। और इनिशियली कितने थे मेरे पास, C थे, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि आपका क्या निकालना है बेटा हमें, कि इसका मास हम मान लेते हैं भाई क्या था, m थ्योरेटिकल था, और इसके इस C को मान लेते हैं भाई C मोल्स थे इसके एक तरीके से, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, दिस इंटू C, ठीक है। आपको निकालना है ऑब्जर्व्ड मास, भाई मास तो टोटल सेम ही रहेगा ना यार, तो आपका m थ्योरेटिकल अगर इसका मास था, एक मोल का mth था, तो C मोल्स का mth इंटू C हो गया, और टोटल मोल्स से अगर मैं डिवाइड कर दूं, भाई मास क्या होता है, मोलर मास, गिवन मास बाई टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हैं, ये रहे C इंटू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, C से C कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। M थ्योरेटिकल आपको दे रखा है बेटा 170, राइट, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 170 बाई 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 90। आपको दे रखा है कुछ AB, तो AB को किस तरीके से डिसोशिएट करोगे, A प्लस प्लस B माइनस, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सम कीजिए 1 प्लस, दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है 2 डिवाइडेड बाई 1, N हो गया 2, तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया कि 170 बाई 90 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, और अल्फा अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो बेटा वो हो जाएगा 17 बाई 9 माइनस 1, दैट इज 8 बाई 9, और ये रफली आपका 88% के आसपास आएगा, और आपको ये ऑप्शन नंबर 4 में भी मिल जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला चिपकाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपसे बोला गया है फॉर ए रिएक्शन EA इज इक्वल टू 0, एक्टिवेशन एनर्जी ही 0 है, और बोल रहे हैं उसके लिए K दे रखा है, रेट कांस्टेंट इज गिवन एट 500 केल्विन, और बोल रहे हैं कि 500 को 520 कर देंगे तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा। तो बेटा अरेनियस का फॉर्मूला लगाना है सिंपली, K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT, EA 0 है, e टू द पावर 0 1 हो गया, मतलब रेट कांस्टेंट तो बेटा उसका क्या है, कांस्टेंट है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो जितना है उतना ही रहेगा, चाहे आप टेम्परेचर को कुछ भी कर दें। और दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर +4 सेकेंड इनवर्स, यही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 अगेन केमिकल काइनेटिक्स से है, और यहाँ पे जो है आपको रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ही निकालना है, K निकालना है, लेकिन आपको क्या दिया गया है, आपको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे आपको रिएक्शन का रेट दिया गया है, तो उसको यूज करके पहले हम निकालेंगे कि यार रिएक्शन किस तरीके से आपका जो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है उन पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है, और वहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, तो आपको एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में अगर हम देखें तो इधर पे A है बेटा, इधर B का कॉन्सेंट्रेशन है और इधर रेट है, ठीक है। चलिए इसको बोला है कि पहले 0.01 मोलार था, ये 0.01 मोलार था, फिर ये 0.02 कर दिया, ये 0.01 है, फिर ये 0.02 कर दिया, ये भी 0.02 कर दिया। यहाँ पे जो रेट आया था वो आया 8.93 इंटू 10 टू द पावर -6, यहाँ पे आया 1.386 इंटू 10 टू द पावर -5, और यहाँ पे भी 1.386 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। मैं क्या मान सकता हूँ कि रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर कुछ X पे डिपेंड कर रहा होगा, B की पावर यहाँ पे, मतलब A और B के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो X एंड Y है। अब पहली वाली को यूज़ करते हैं, ये आपको 3 डेटा दिए हुए हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि देखिए मुझे अगर X और Y की वैल्यू निकालनी है तो एक बार एक काम कीजिए,
आप अगर B का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेंगे तो B वाली टर्म कट जाएगी, X की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आप ये देखिए 0.1, 0.01, 0.01, B का कॉन्सेंट्रेशन सेम है लेकिन रेट फिर भी वेरी कर रहा है, तो मैंने लिखा कि R1 इज इक्वल टू K तो सेम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से K चेंज नहीं होता है। A की वैल्यू है बेटा 0.01 टू द पावर X, B है 0.01 टू द पावर Y। फिर यहीं से मैं R2 लिख सकता हूँ K इंटू A का चेंज हो गया है, ये रहा 0.02 टू द पावर X, B तो उतना ही है 0.0 ये Y। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। R1 बाई R2 कितना हो जाएगा बेटा 8.93 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 1.386 इंटू 10 टू द पावर -5, के भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर x। और इसको आप सॉल्व कीजिए, ये भी 1/2 ही आ रहा है। इट मीन्स कि x की वैल्यू हो गई 1। अब b का पता करते हैं। देखिए जब a का कॉन्सेंट्रेशन सेम है और b का अगर चेंज भी किया तो रेट पे फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब b के कॉन्सेंट्रेशन से रेट तो इंडिपेंडेंट है। तो मतलब रेट क्या लिख सकता हूं मैं, k a की पावर 1 b की पावर 0। अब किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लीजिए, मान लें मैं पहली वाली को यूज करता हूं। पहली वाली का रेट है 8.93 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू k मुझे निकालना है। a का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.01, b के से फर्क नहीं पड़ता, b की पावर 0 है। यहां से k की वैल्यू बेटा आ तो गई 8.93 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, और ये आपको दे रखा है बेटा ऑप्शन नंबर, ओके दिस इज नॉट 8.93, दिस इज 6.93। ओके दिस इज नॉट 8.93, दिस इज 6.93 है ना। ये मैंने हाफ भी कर दिया। आप सोच रहे हो कि सर ने कैसे हाफ कर दिया यार, है ना, डेटा गलत होते हुए भी। तो मैंने सोल्व कर रखा था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं था कि 8.93 था या 6.93। तो यहाँ पे अगर हम जूम करके देखें दैट इज 6.93, तो बेटा आपका हाफ आएगा और 6.93 है तो ये 6.93 कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में क्या बोल रहे हैं, यहीं पे हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है कि आपका CSBr जो है कंपाउंड है और उसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा BCC यूनिट सेल में वो है, और जो एज लेंथ दे रखी है वो है 4.3 एंगस्ट्रम। तो आप ये बताइए कि CS प्लस और Br- के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है। यार हमें एक बात पता है कि अगर आप BCC की बात कर रहे हैं, देखिए 1:1 में है ये, CS का 1 रहेगा तो Br का भी 1 रहेगा। तो अगर आप तो BCC में अगर हम बात करें, BCC में क्या होता है भाई, आपके सारे कॉर्नर्स पे रहेंगे और बॉडी के सेंटर पे रहेगा। तो बॉडी के सेंटर पे मान लीजिए आपने CS प्लस को रख दिया, ठीक है, और बॉडी के सेंटर पे अगर CS प्लस आ गया तो जो 8 कॉर्नर्स हैं वहां पे आपका Br- आएगा। और क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है तो 1/8 इंटू 8 Br भी 1 ही आएगा, तो 1:1 मेंटेन्ड है। तो आप Br- को मान लीजिए आपने जो है आपका जो कमरा है, जो भी यूनिट सेल है, उसके जो कॉर्नर्स पे रख दिया, और जो आपकी वॉइड है बेटा बीच में, वहां पे आपने CS प्लस को रख दिया बॉडी के सेंटर पे। तो टच किसके अलोंग करेंगे, बॉडी सेंटर्ड है, मतलब जो आपका सबसे बड़ा वाला डायगोनल है, एक कॉर्नर से उसके बिल्कुल अपोजिट वाला कॉर्नर जो होता है रूम का, उसके अलोंग टच करेंगे। उसकी लेंथ क्या होती है भैया, उसकी लेंथ होती है भाई कितना, √3a। उसकी लेंथ होती है बेटा कितना, √3a। तो मैंने कहा ये जो बॉडी का डायगोनल है उसमें कॉर्नर पे ये रहा एक, बीच में बॉडी के सेंटर पे ये आ गया और दूसरे कॉर्नर पे ये रहा, और ये क्योंकि बॉडी डायगोनल है इसकी लेंथ है √3a। तो √3a क्या आ गया, मान लीजिए ये भाई आपका CS प्लस है, ये Br- है, ये भी Br- है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Br- प्लस रेडियस ऑफ CS प्लस। और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, दोनों की रेडियस के बीच की डिस्टेंस ही तो होगी ये डिस्टेंस, तो बाई √3a बाई 2। तो दोनों की जो डिस्टेंस है, दोनों के रेडियस के बीच की, या दोनों की डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, √3/2 इंटू एज लेंथ, दैट इज ऑलरेडी गिवन एज 4.3। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23। पूछ रहे हैं वंडरवल इक्वेशन कौन सी है, इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता, सबको पता है भाई P + an² / v², v - nv = nRT। प्रेशर करेक्शन टर्म है वहां पे, वॉल्यूम करेक्शन टर्म है, तो बहुत ही आसान है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इक्वेशन पूछिए कौन सी इक्वेशन है, आंसर क्या हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में आपसे पूछा गया है एक बैलेंस्ड इक्वेशन है अपनी, क्या इक्वेशन है, A MnO4- प्लस B SO2, इसको बोल रहे हैं C Mn2+, मतलब एसिडिक मीडियम रहा होगा, और D
HSO4 माइनस बैलेंसिंग करनी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए MnO4 माइनस Mn+2 में गया तो +7 से +2 गया तो बेटा कितने का चेंज आया, मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए। SO2 का अगर हम वहां पे देखें, S यहाँ पे +4 में है, यहाँ पे कितने में हो गया बेटा, ये हो जाएगा +6 में, तो यहाँ पे कितने का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई ही तो करते हैं ना, कि इसमें 5 का चेंज है उसमें 2 का, तो 2 इसको 2 वाली से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 वाली से मल्टीप्लाई कर दो, बस। तो क्या करेंगे आप, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस, है ना। आप अलग अलग कैथोडिक हाफ, मतलब आप अलग अलग रिडॉक्स रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि भाई रिडक्शन की ये है, ऑक्सीडेशन की ये है, एटम बैलेंस की ये बैलेंस किया वो बैलेंस किया, कोई मतलब नहीं है। सिंपली आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई इसमें 5 का चेंज, इसमें 2 का चेंज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 2KMnO4 प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई हुई है तो B हो जाएगा 5SO2, और ये A और B ही पूछ रखे हैं आपसे, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 and 5, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे बोला गया है कि आपको 3 रिएक्शन दे रखी हैं बेटा, कार्बन सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन गैसियस, ये यहाँ से जा रहा है CO2 गैसियस प्लस X किलोजूल, और दूसरी जो रिएक्शन है वो है CO गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस, और ये जा रही है CO2 गैसियस प्लस Y किलोजूल, ठीक है। और पूछ रहे हैं भाई डेल्टा H0 फॉर्मेशन बता दो, किसका, CO गैस का। तो डेल्टा H0 फॉर्मेशन CO का क्या होगा, किसी भी कंपाउंड का क्या होता है बेटा, कि उसका 1 मोल अगर मुझे बनाना है, किससे, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कौन कौन भाई, यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए और इसका 1 मोल बनना चाहिए। अगर ये हो गया तो वो ही उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वही इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी होगी। तो मैंने कहा अगर CO मुझे बनाना है तो मेरे पास इक्वेशन आनी चाहिए, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैसियस गोइंग टू CO गैसियस। देखिए तो CO आपको राइट हैंड साइड में चाहिए, पहले समझना ये जरूरी है कि ये जो प्लस प्लस करके लिखा है क्या मतलब है। ये रिएक्शन हुई, प्लस में इतनी एनर्जी निकली, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो तो माइनस में है, एक्सोथर्मिक है, और ये भी बेटा क्या है, इसका जो डेल्टा H है वो क्या है, -Y किलोजूल है, ठीक है। और क्योंकि एक एक मोल ही है तो किलोजूल पर मोल भी लिख सकते हो। अब क्या होगा, मुझे CO चाहिए राइट हैंड साइड में, कार्बन सॉलिड चाहिए लेफ्ट में। कार्बन सॉलिड लेफ्ट में चाहिए मतलब ये रिएक्शन ऐसे ही रहने देते हैं, CO राइट में चाहिए मतलब इसको उल्टा कर देते हैं, और अगर आप ये करेंगे तो आपको यही जो आपकी रिक्विजिट इक्वेशन है बेटा यही मिलेगी, जो आपको चाहिए वही मिलेगा। क्योंकि कार्बन सॉलिड रहेगा, इधर O2 का 1 मोल है, इसको आप उधर कर रहे हो तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हाफ मोल ही बचेगा ऑक्सीजन का, और CO2 CO2 चली जाएगी तो CO गैस बच जाएगी। तो मतलब इसको उल्टा कीजिए, इसको सिमिलर रहने दीजिए, मतलब X वाली तो ऐसी रहेगी और Y वाली उल्टी हो जाएगी, तो जो एंथैल्पी है वो भी बेटा क्या हो जाएगी, माइनस माइनस Y, ये क्या हो गया, Y माइनस X, तो क्या आ जाएगा Y माइनस X किलोजूल पर मोल, ऑप्शन नंबर 3। बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, केवल यहाँ पे आप गलती कर सकते थे, इसको आप प्लस ले लेते और इसको X माइनस Y लिख सकते थे आंसर को, लेकिन आपको ये नहीं बोला कि इसकी डेल्टा H X है, इसकी डेल्टा H तो माइनस X होगी बेटा, एक्सोथर्मिक है ना। वैसे भी देख सकते हैं कार्बन को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है, तो ये तो एक्सोथर्मिक ही होगी, हीट रिलीज होती है इस प्रोसेस में। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए, है ना। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में बोला है कि डेल्टा G लेस देन 0 हो, यानी कि नेगेटिव हो। दूसरे में बोल रखा है डेल्टा S टोटल ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि डेल्टा H नेगेटिव है एंड डेल्टा S सिस्टम पॉजिटिव है, और ऑप्शन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि सारे के सारे। तो देखिए अगर आपको चाहिए कि सिस्टम स्पॉन्टेनियस हो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, तो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो आपका डेल्टा G क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो पहला वाला तो ठीक है, डेल्टा H नेगेटिव, मान लीजिए अब डेल्टा H नेगेटिव हो गया माइनस T, और डेल्टा S पॉजिटिव हो गया, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ओवरऑल तो नेगेटिव ही आएगा, तो ये वाला भी डेल्टा G ओवरऑल क्या होगा बेटा, लेस देन नेगेटिव होगा। ये डेल्टा G सिस्टम का, ये भी सिस्टम का ही आपका आएगा। और देखिए डेल्टा S टोटल से कैसे रिलेट करेंगे, तो ताकि हमें डेल्टा, देखिए G को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया था ताकि आपका जो सिस्टम का मतलब हमें सराउंडिंग का एंट्रोपी कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन हमने जब G डिफाइन किया तो G में ऐसा आता है निकल के बेटा कि डेल्टा G सिस्टम इज इक्वल टू माइनस T डेल्टा S सराउंडिंग, नॉट सराउंडिंग, डेल्टा S
यूनिवर्स, तो यूनिवर्स वाला ही तो टोटल है, और अगर टोटल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी तो माइनस उसका है टोटल, तो माइनस ही आएगा। तो इस केस में भी डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, विच मीन्स कि सारे के सारे डेल्टा जी लेस देन जीरो। तो चारों के चारों सही हैं, ऑल ऑफ देम वुड बी द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, केपी एक सॉल्ट आपको दे रखा है बेटा, NiOH ट्वाइस, उसका KSP दे रखा है, ठीक है। हमें पता है कि भाई ये सॉल्ट किस तरह के डिसोशिएट होगा बेटा, Ni2 प्लस 2OH माइनस, इसका KSP जो होगा वो क्या बोल सकते हो आप कि भाई Ni2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इनटू जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका स्क्वायर। लेकिन ये सॉल्ट अकेला नहीं है पानी में, किसमें है, 0.01 मोलार NaOH में है, ये तो फुल्ली डिसोशिएट होगा, तो मुझे यहाँ से मिलेगा Na प्लस और OH माइनस, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0.01। मेरे काम की चीज़ तो OH माइनस है क्योंकि वो यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो मैं बोल सकता हूँ मान लीजिए इसकी सोल्यूबिलिटी S थी तो Ni2 प्लस S बनेगा और ये बनेगा 2S, लेकिन यहाँ से भी कॉन्सेंट्रेशन आएगा, तो क्या लिख सकते हैं, KSP इज गिवन एज 2 × 10⁻⁻15 इज इक्वल टू सोल्यूबिलिटी S इंटू 2S प्लस 0.01 का स्क्वेयर। भाई 10⁻⁻15 में है ना, तो मतलब ये क्या है, आप बोल सकते हो कि 2S को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसकी कंपैरिजन में ये अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, यहाँ से S की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 2 × 10⁻11, और ये आपको मिलेगा बेटा ऑप्शन नंबर 3 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, एक कन्वर्जन है, क्या कन्वर्जन है, 2O3 इन इक्विलिब्रियम विद 3O2, दोनों ही गैसियस हैं। तो ये बताइए कि ओजोन का फॉर्मेशन किस कंडीशंस पे, किन कंडीशंस पे ये क्या है फेवरेबल होगा। देखिए प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में ही आपको बताना है कि भाई प्रेशर को कम रखें या ज़्यादा, टेम्परेचर को लो रखें या हाई। तो देखिए अगर और बोला गया कि ये क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल्टा H क्या है इस प्रोसेस का, नेगेटिव है। अगर डेल्टा H नेगेटिव है, रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर अगर आप कम रखोगे, लो टेम्परेचर रखोगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ln K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H0 इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। और यहां से अगर मैं देखूं तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर ये नेगेटिव है, कुछ टेम्परेचर पहले T1 है, आपने टेम्परेचर और घटाया तो बेटा ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो गई तो बेटा ये नेगेटिव में आएगा, ये वाली टर्म नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये अगर ग्रेटर पॉजिटिव आया तो K2 ग्रेटर देन K1 होगा, तो मतलब रिएक्शन का K और बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। सिंपली देख लीजिए एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर कम रखेंगे तो रिएक्शन को आप फेवर कर रहे हो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मुझे ऑक्सीजन को फेवर नहीं बनाना है, मुझे फेवरेबल क्या चाहिए कि ओजोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो रिएक्शन बैकवर्ड आनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर। प्रेशर, भाई नंबर ऑफ मोल्स इधर बढ़ रहे हैं, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इधर का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड आना चाहेगी, तो मुझे वही तो चाहिए, तो प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा, ज़्यादा होना चाहिए। या आप क्या कर सकते हो, Kp को इनके पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखिए, तो वहाँ से आप देखेंगे कि Kp जो आएगा, Kp बेटा क्या आ जाएगा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा टोटल प्रेशर के, प्रेशर बढ़ाया Kp बढ़ेगा, Kp बढ़ नहीं सकता, तो क्या है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशंस चाहिए मुझे, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29, बोल रहे हैं एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज की जो सेकेंड लाइन है उसका एनर्जी कितना है, तो और हाइड्रोजन एटम के लिए हमें बताना है बेटा। तो बेसिक क्वेश्चन है फिजिकल का, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको पता होना चाहिए बामर सीरीज का मतलब क्या होता है और उसकी सेकंड लाइन क्या होगी। 29, तो ये मान लीजिए बेटा n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, एंड सो ऑन इस तरीके से। तो हाइड्रोजन के लिए अगर आप बात करें तो एनर्जी किसी भी स्टेट की कैसे लिख सकते हैं आप, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप n की वैल्यू, हाइड्रोजन तो Z1 हो गया, तो मतलब क्या बच गई आपकी एनर्जी -13.6/n²। इन वैल्यूज़ को आप रखते जाएंगे तो n की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग आएगी, ये 2 के करस्पॉन्डिंग आएगी -3.4, -1.5, -0.85, इस तरीके से n इज इक्वल टू 4। मुझे चाहिए सेकेंड है ना लाइन ऑफ बामर सीरीज, पहली वाली होती है लाइमन, सेकंड में अगर बेटा आए तो वो होती है बामर सीरीज। तो बामर की फर्स्ट लाइन क्या होगी,
2 to 3 वाला, और सेकंड लाइन 2 to 4 वाला। तो इनका डिफरेंस -3.4 और 0.85 का। तो अगर आप 3.4 में से 0.85 घटाओगे तो आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफ़ी आसान, ऑप्शन नंबर थर्ड। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहे हैं आपसे बोला गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO3 गैस। तो आपको चाहिए 11.2 लीटर SO3 गैस है, इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स कितने हैं। हमें एक बात पता है कि एसटीपी पे है ना, एनटीपी दे रखा है आपको, एनटीपी एसटीपी नीट में सेम मानना है। तो कितना मोल ऑक्यूपाई करती है बेटा एक, अगर आपके पास 1 मोल गैस है तो एसटीपी एनटीपी पे कितना ऑक्यूपाई करती है, वो 22.4 लीटर। आपको दे रखा है उसका जस्ट हाफ, मतलब मेरे पास कितना मोल है, हाफ मोल है। मुझे प्रोटॉन्स बताने हैं, मतलब हाफ मोल में कितने एटम्स हो गए, कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, हाफ इंटू Na। और एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं, देखिए 16 प्रोटॉन सल्फर में हो गए और 8 3 24 इसमें हो गए, ये तो 40 हो गए, 40 तो ये आ गया बेटा 20 Na का मतलब क्या हो गया, 12 इंटू 10⁻24, ऑप्शन नंबर 2। तो मोल कॉन्सेप्ट का काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, आसान था। इसके बाद हम चलेंगे बेटा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डिस्कशन है उसकी तरफ। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, अगर मान लीजिए छोटे बच्चे अगर वो ऐसा पानी पी लें, उनको ऐसा पानी पिला दिया जाए जिसमें क्या है, नाइट्रेट एक्सेस में है। नाइट्रेट एक्सेस में होगा तो क्या होता है कि बॉडी फिर उस नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो नाइट्राइट है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी करने में वहाँ पे दिक्कत आती है। और इसी को बोलते हैं बेटा ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो नाइट्रेट की अगर प्रेजेंस ज़्यादा रही, फाइनली कंबाइन तो नाइट्राइट करता है, लेकिन वो कन्वर्जन होता है नाइट्रेट का नाइट्राइट में, लेकिन उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है बेटा, आपका नाइट्रेट रिस्पॉन्सिबल है। उसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर मेथमोग्लोबिन, है ना, ये दोनों एक ही नाम है। और नाइट्रेट की प्रेजेंस यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसका एक और नाम है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेथमोग्लोबिनेमिया। जो ये प्रोसेस है नाइट्राइट कंबाइनिंग विद योर हीमोग्लोबिन एंड दस कॉजिंग हिज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उसको बोलते हैं मिथमोग्लोबिन, उसी से नाम आया मिथमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आप कैसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ब्रोमीन वाटर, टोलेंस टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट। देखिए ब्रोमीन वाटर से अगर आप रिएक्शन करवाएंगे ग्लूकोज की, तो जो ग्लूकोज का जो CHO है टॉप पे, बाकी तो क्या है OH इधर और फिर OH इधर, फिर OH इधर। स्ट्रक्चर लिखने का कोई खास पॉइंट नहीं है, केवल ये वाला आपका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका नाम होता है बेटा ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन फ्रक्टोज से अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर से, ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको कौन कौन से, टोलेंस रिएजेंट और शिफ्ट्स, इन दोनों से आप नहीं पता लगा सकते, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बेटा आपका बेसिक मीडियम में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। किस तरीके से रहते हैं, CHO है, OH है, और फिर इसके नीचे तो चलो सेम ही है, वो नहीं बनाते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, बेसिक मीडियम है तो वो इस H+ को लेके जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, C+OH इस पे OH माइनस, वो माइनस क्या होगा बेटा, इधर लगाइए, इसको इधर बनाइए, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा C पे इधर OH आ जाएगा, इधर H, इधर OH। और फिर मतलब बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे जो कीटो था उसको इनोल कर दिया है, और अब ये इनोल है तो इसको कीटो कर दीजिए, और इसको कीटो करेंगे तो ऊपर आ गया CH2OH, इधर आ गया C+O, बन गया वहाँ पे फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो इसकी वजह से टोलेंस और शिफ्ट्स दोनों ही बेटा टेस्ट देते हैं वहाँ पे उनके साथ, लेकिन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं हो पाता है आपका, तो वो केवल ग्लूकोज के केस में मिलेगा, फ्रक्टोज के केस में नहीं मिलेगा। तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात अगर हम बेटा करें तो आपको एक एनिलीन दे रखी है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ये NaNO2 + HCl, इतनी बार आ चुका है ये, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डाइजोनियम बन जाएगा, बेंजीन N2 + डाइजोनियम क्लोराइड। और यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि बेंजीन कैसे बनाएं, तो 2 तरीके हैं,
पहला तरीका है बेटा कि आप H3PO2 डाल दीजिए, वहां पे क्या होगा H3PO2 इसको रिड्यूस कर देगा बेंजीन में और खुद चला जाएगा H3PO3 में। या दूसरा तरीका है इथेनॉल डाल दीजिए, तो ये चला जाता है एसिटल्डिहाइड में और इसको रिड्यूस कर देता है बेंजीन में। H3PO2 आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे हैं आपको एक रिडक्शन करना है। क्या रिडक्शन करना है बेटा? 34 में आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास कुछ ऐसा है और आपको इससे क्या बनाना है, यहाँ से आपको जो बनाना है वो यहाँ पे Cl रहना चाहिए। तो देखिए कार्बोनिल का रिडक्शन कर रखा है कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन में, तो यहाँ पे एक तो आप कर सकते हो बेटा क्लीमेंशंस रिडक्शन ZnHgHCl, या दूसरा जो कर सकते हो वुल्फ किश्नर N2H4 और KOH, है ना। तो यहाँ पे क्या फ़र्क है दोनों में कि देखिए यहाँ पे KOH है तो वो इसको तो रिड्यूस कर देगा इसमें, लेकिन आपका OH माइनस यहाँ पे अटैक करके Cl को भगा के OH लग सकता है। तो अगर आपका ऐसा कोई ग्रुप है जो क्या है बेस सेंसिटिव है ना, क्योंकि OH माइनस इसको रिप्लेस कर सकता है, तो इस वजह से, या फिर OH माइनस यहाँ से H प्लस निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड भी बना सकता है थोड़ा हीट कर दोगे तो, इसलिए यहाँ पे Cl नहीं बचेगा, वो श्योरिटी है कि OH माइनस Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा। लेकिन HCl में तो Cl माइनस ही है, तो वहां पे इट डजंट मेक ए डिफरेंस, दैट्स व्हाई हम क्या यूज करेंगे बेटा, क्लीमेंशंस रिडक्शन यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 में आपसे क्या पूछा गया है, लिविंग नेचर पूछा रखा है ना। लिविंग नेचर कुछ ग्रुप्स आपको दे रखे हैं, उनका लिविंग नेचर किस तरीके से देखेंगे। देखिए अगर आप चाहते हो कि कोई ग्रुप कंपाउंड से निकल के जाए, है ना, उसको लीव कर दे वो, तो ऐसा कब होगा, जब वो ग्रुप स्टेबल होगा। और उस ग्रुप को अगर मुझे स्टेबल करना है तो बस मुझे उस ग्रुप की स्टेबिलिटी यानी कि एनायन की स्टेबिलिटी ही चेक करनी है। तो अगर आप चाहते हो कि O डबल बॉन्ड OCH3 पहला ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप है OCH3, तीसरा ग्रुप है बेटा OS डबल बॉन्ड OCH3 और फोर्थ ग्रुप है S डबल बॉन्ड O CF3। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि भाई जब ये लीव करेगा तो बेटा यहाँ पे माइनस आएगा इस तरीके से। ठीक है, मतलब कोई भी R था और X ही मान लीजिए, तो जब ये जाएगा तो X माइनस की फॉर्म में जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस बेटा कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो इससे तो बेटर है, यानी कि ये इससे बेटर है। यहाँ पे देखिए बेटा इधर भी कॉन्जुगेशन इधर भी कॉन्जुगेशन, तो ये और एक्सटेंडेड जो है एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे और ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, तो ये और अच्छा है। और यहाँ पे CH3 था तो प्लस आई दिखाएगा, CF3 स्ट्रॉन्ग विदड्रॉइंग माइनस आई, वो और इस एनायन को स्टेबलाइज करेगा। तो बेस्ट कौन सा हो गया बेटा, फोर्थ, उसके पहले थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, द वर्स्ट इज सेकंड, है ना। मिथॉक्सी जो बना रखा है यहाँ पे वो वर्स्ट है, और ये ऑर्डर बेटा आपको मिल जाएगा, ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे क्या पूछा गया है कि भाई ये बताइए आपके पास टोलुइन है, टोलुइन को वो हीट कर रहे हैं मतलब H2SO4 के साथ, तो टोलुइन अपने को पता है भाई हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा बेटा ये, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो मतलब है तो ऑर्थो पे लगेगा यहाँ पे या फिर पैरा पे लगेगा, और ऑर्थो पे हिंड्रेंस की वजह से वो माइनर प्रोडक्ट होता है, तो मेजर क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ पे SO3H लग जाएगा, तो पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, 37 यहाँ से आपको जो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा SO3 यहाँ पे अटैक करवा दीजिए और फिर फाइनली आपका O-7H अटैच कर दीजिए, SO3H बन जाएगा, तो पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बोला गया है कि CO2 किस में प्रोड्यूस नहीं होगी, क्या क्या प्रोसेसेस हैं बेटा। पहला वाला है C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या यूज़ कर रहे हैं KMNO4H+। देखिए अगर बेयर्स रिएजेंट होता, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4 यूज करते तो क्या बनता, है ना। मैं कह रहा हूं कि यहां पे अगर कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4 यूज करते तो बेटा कुछ ऐसा बनता आपका डाई कीटो, लेकिन वो यूज नहीं कर रहे हैं, ये H+ यहाँ पे एसिडिक बेसिक मीडियम दे रखा है आपको और स्ट्रॉन्ग हीट टाइप का है ये, तो तीनों बॉन्ड टूटेंगे, CH वाला भी टूटेगा, तो क्या बन जाएगा, और जितने बॉन्ड टूटे वहाँ पे OH लगा दीजिए और प्लस CO2, यहाँ पे CO2 लिबरेट होगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको, डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर
कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड भी टूटेंगे। तो यहाँ से एक बेटा क्या मिल जाएगा आपको, एक कीटोन मिल जाएगा प्लस CO2। तो दोनों में ही CO2 बनी। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात कीजिए, हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में नहीं बनेगी CO2। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात कीजिए आप, थर्ड में क्या बोल रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे रिडक्टिव करवाया है O3 जिंक H2O। बेशक रिडक्टिव करवाया हो, डबल बॉन्ड तो टूटेंगे ना, और उस बीच वाले कार्बन के अक्रॉस अगर डबल बॉन्ड तोड़ दिए तो CO2 यहाँ से भी मिल जाएगी। मतलब फोर्थ ऑप्शन में नहीं मिलनी चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4। और क्यों नहीं मिलेगी वो समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे है CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे भी रिडक्टिव ही करवा दिया है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन है वो नहीं टूटेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा वो मिल जाएगा बेटा आपका एसिटल्डिहाइड और इसके साथ डबल बॉन्ड OH HCHO। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा, उसमें CO2 लिबरेट नहीं होगी। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 में हमें स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बताने हैं, है ना, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 38, तो आपको क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन है, इस पे यहाँ पे मिथाइल लगा दिया है, बोल रहे हैं मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं Cl2H केवल एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, मतलब ओनली स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट ही मुझे बताने हैं कितने बनेंगे। देखिए आसान है, इसके अबाउट बेटा सिमेट्रिकल है, तो एक Cl यहाँ लग सकता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इसी की जगह लग सकता है, टोटल 5 ही बनेंगे, है ना। आसान क्वेश्चन था, 5 बनेंगे, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कुछ कार्बोकैटायंस हैं, उनकी स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा। कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आप चाहोगे कि और तो पैरा पोजीशन से या तो +M लग जाए या फिर भाई +I लग जाए कहीं से, या हाइपर कॉन्जुगेशन लग जाए और तो पैरा पोजीशन से, क्योंकि ये सारे इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो हमने कहा भाई यहाँ पे तो CH2+ ही है, यहाँ पे एक में मिथाइल लगाया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो CH2+ ही है, मिथाइल को पैरा पोजीशन पे मूव किया है बेटा। और फिर अगर मैं देखूं CH2+ यहाँ पे CH3 इथाइल ग्रुप लगा दिया है। और द वेरी लास्ट ऑप्शन इज द मिथाइल बेंजाइल कार्बोकैटायन और CH2CH3। देखिए अगर मेटा पोजीशन पे है तो वो तो बेटा शो नहीं कर सकता हाइपर कॉन्जुगेशन, और हमें एक बात पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ग्रेटर इफेक्ट देन +I हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे लग सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 3 अल्फा है बेटा, यहाँ पे 2 अल्फा है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबलाइजिंग होगा। इन दोनों में केवल इंडक्टिव ही लगेगा, और इंडक्टिव में इसका इंडक्टिव ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मिथाइल, तो फोर्थ ज़्यादा स्टेबलाइजिंग होगा। मतलब पहले सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस केवल ये बात याद रखनी है कि जब ऑर्थो पैरा पे है तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है, मेटा पे है तो क्या लगाना है बेटा, I इफेक्ट ही लगेगा। इंडक्टिव में तो भाई जितनी बड़ी चेन उतना अच्छा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन में जितने ज़्यादा हाइड्रोजन हो उस कार्बन के पास, पहले वाले sp3 के पास, उतना ज़्यादा बनेगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, तो स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हैं, नहीं पूछा है कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, है ना। तो मतलब 4 ऑप्शन में से 3 में तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, केवल एक में ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं। 40 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 यहाँ पे लिख देते हैं, 3rd यहाँ पे, 4th यहाँ पे। 1 में क्या है बेटा, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बनाई है। अरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी एटम की पोजीशन थोड़ी ना चेंज होती है, यहाँ से हाइड्रोजन उठा के यहाँ लेके चले गए हैं, जी नहीं, ये टोटोमर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। फिर क्या किया है, यहाँ पे OH है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इसको क्या बना दिया है, इधर CHO कर दिया है और इधर आपका OH कर दिया है। हमने कहा ये भी किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास बेटा कीटोन था, एल्डिहाइड बना दिया है, और ये सब नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3rd में देखिए, हमने कहा ये तो सिमेट्रिकल है यार, इसको अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो सेम मिलेगा ना। यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता है बेटा, 2 sp3 बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सिमिलर हैं, ये भी नहीं है। मतलब राइट आंसर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर 4 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और कैसे बने हैं समझते हैं।
कार्बोक्सिलिक एसिड है एक, ठीक है, और उसको इन्होंने क्या किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहाँ पे डाला है, यहाँ पे माइनस कर दिया है, तो इन्होंने यहाँ पे माइनस कर दिया है, डबल बॉन्ड ओ पे एच, यहाँ पे प्लस आएगा फॉर्मल चार्ज। तो ये सही स्ट्रक्चर है ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या बोल रहे हैं, आपको एक कंपाउंड दिया गया है क्या, PHC डबल बॉन्ड O, N के साथ H, एक लोन पेयर, साइक्लोहेक्साइल। ये इसकी बेसिसिटी कंपेयर करनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 में बोला गया है कि ये एनिलीन से कम बेसिक है। भाई एनिलीन क्या होता है, ये एनिलीन में लोन पेयर कॉन्जुगेशन में बेंजीन रिंग के साथ, यहां कॉन्जुगेशन में ऑक्सीजन के साथ। हमने कहा ये वाला कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव है, वो ऑक्सीजन पे रहना चाहेगा वो चार्ज, तो मतलब ये कम बेसिक है एज कंपेयर टू ये। चाहे बेशक इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बने, लेकिन फिर भी इसकी जो बेसिसिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस ग्रुप, क्योंकि इसमें बेटा ऑक्सीजन पे चार्ज जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा उस चार्ज को, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। क्या बोल रहे थे कि ये एनिलीन से कम बेसिक है। हमने कहा जी हाँ कम बेसिक है, सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो पहला वाला ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन 2, वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई, कैसे बनेगा, ये लोन पेयर इधर गए, ये इधर गया, तो बन गया PH, कार्बन पे एक O माइनस बन गया, डबल बॉन्ड आ गया, N पे एक H है, प्लस आ गया, और ये, तो हमने कहा डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गई है, फिर एक तरफ PH है, एक तरफ O माइनस है, H है, साइक्लोहेक्साइल है, बिल्कुल शो कर सकता है, क्योंकि मैं इसका दूसरा कैसे बना सकता हूँ, C डबल बॉन्ड N, इधर पे आपकी ये रिंग हो जाएगी बेटा, इधर पे H प्लस, इधर पे PH ही रहना, इधर पे O माइनस, तो डिस्टेंस जो है वो ग्रुप्स की चेंज हो रही है, तो यस इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसकी टोटोमर वाली फॉर्म भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगी। कैसे, टोटोमरिक फॉर्म क्या बनेगी बेटा इसकी, PHC डबल बॉन्ड O, N पे लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, इधर साइक्लोहेक्साइल है, तो क्या कीजिए, इस हाइड्रोजन को यहां से उठा के ऑक्सीजन पे ले जाइए और इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दीजिए। हमने कहा जी बिल्कुल, डबल बॉन्ड आ गया है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, तो ये बिल्कुल शो कर पाएगा, क्योंकि क्या बन जाएगा, PH C पे यहाँ पे OH हो गया, डबल बॉन्ड N, साइक्लोहेक्साइल और एक लोन पेयर, तो हमने कहा जी बिल्कुल ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 4, इसका मतलब तीनों सही हैं, तो फोर्थ को गलत होना पड़ेगा, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। और फोर्थ में क्या है बेटा कि ये CH3C डबल बॉन्ड O इससे क्या है, लेस बेसिक है। वैसे भी ये अमाइड ही है बेटा, आप देख सकते हो, तो एनिलीन वगैरह से तो काफी कम बेसिक रहेगा, लेकिन अब हमें कंपेयर करनी है दो अमाइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे बेटा क्या है, जो ये बेंजीन रिंग है, वाओ, ठीक है, तो यहां पे इस बेंजीन रिंग का भी तो इधर कॉन्जुगेशन होगा, मतलब एक कॉन्जुगेशन ऐसे हो रहा है, एक कॉन्जुगेशन बेटा ऐसे हो रहा है, तो यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है, मतलब ये उतना भी बिजी नहीं है इसकी कंपैरिजन में देखूं तो। यहां पे तो इसका लोन पेयर केवल इसी के पास जा रहा है, किसी और का कॉन्जुगेशन इसके साथ डबल बॉन्डों के साथ नहीं है। यहां पे बेंजीन रिंग का तो हो रहा है ना कम से कम, विच मीन्स कि ज्यादा बिजी कौन है, ये, तो ज्यादा बेसिक कौन हुआ, ये। वैसे भी यहां पे प्लस आई भी मिल रहा है इसको, ठीक है, चलिए, तो फोर्थ गलत है। ऑप्शन नंबर 42 में हमें बताना है कि रेसमिक मिक्सचर कहां मिलेगा, जब आप इस अल्काइल हैलाइड को अगर OH माइनस से सब्सटीट्यूट करेंगे हेलो ग्रुप को, तो कहां पे रेसमिक मिक्सचर मिल सकता है, ठीक है बेटा, कहां पे मिलेगा। देखिए आसान है, जहां पे आपके पास जो हेलो ग्रुप है वो आपका एक कायरल सेंटर पे हो, जैसे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर A की यहाँ पे, B की यहाँ पे, C की यहाँ पे, तो इसमें दे रखा है CH3 CHBr C2H5, यहाँ पे दिया है CH3 कार्बन CH3 C2H5 Br, यहाँ पे बेटा दिया है CH3 CH CH2 Br C2H5। देखिए यार कौन अटैक कर रहा है बेटा, OH माइनस, यहां पे अटैक करेगा जब, बेसिकली ये क्या है, सेकेंडरी है ना, तो आप बोल सकते हो कि भाई यहां पे क्या है, कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे आपका, क्योंकि देखिए दोनों तरीके से समझ सकते हो आप,
है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेसिंग मिक्सचर। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मान लीजिए अगर SN1 यहाँ पे बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि क्या है बेटा ये सेकेंडरी है, आप SN1 करवा सकते हो। SN1 हम करवाएंगे जब यहाँ पे, हाँ वैसे देखिए चार्ज न्यूक्लियोफाइल दे रखा है तो, लेकिन इस क्वेश्चन का जो थीम जा रहा है वो इसी तरफ जा रहा है, हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा कि SN1 होगी तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा आपका मिथाइल कार्बन C2H5, एक हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव। अब OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। ऊपर से अटैक करेगा तो बेटा अलग प्रोडक्ट मिलेगा, नीचे से करेगा तो अलग, क्योंकि इस पे 3 ग्रुप ऑलरेडी अलग हैं, जो 4th आ रहा है वो भी अलग है OH माइनस, तो चारों अलग होंगे, तो कायरल सेंटर है, विच मीन्स कि RS यहाँ पे मिलेंगे, क्या बन जाएगा रेशमिक। यहाँ पे सर टर्शरी है, बिल्कुल प्लस बनेगा पहले, उसके बाद OH माइनस का अटैक करवाओगे आप तो, लेकिन 2 मिथाइल ऑलरेडी हैं, नीचे से अटैक करवाओगे या ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, RS यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होंगे क्योंकि सेंटर ही कायरल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात करोगे तो अब यहाँ पे बेटा OH माइनस है और ये 1 डिग्री है, कार्बोकेटाइन 1 डिग्री पे नहीं बना सकते, तो ये सीधा अटैक करेगा, Br सीधा निकलेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो आएगा CH3 कार्बन C2H5 और यहाँ पे CH2, और हम बोल सकते हैं भाई क्या आ जाएगा बेटा आपका OH। तो जो भी ये रहा होगा, अगर ये वाला सेंटर R है तो ये अभी भी बेटा R ही रहेगा, S है तो S ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री है, आप 1 डिग्री बनाओ कार्बोकेटाइन, फिर आप कहोगे सर ये यहाँ से इधर जो है शिफ्ट कर जाएगा, नहीं है ना, 1 डिग्री आप बना रहे हो वहीं पे स्टेबल नहीं है वो, तो वो मिथाइल शिफ्टिंग कराना और वो सब नहीं कराना है हमें। यहाँ पे देखोगे तो क्या है, गलत हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका मन नहीं मानता, आप वो भी करवाने पे चले जाते हो, अगर आप वो भी करवाओगे C2H5 यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2 प्लस आया, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो CH3 बन गया, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3 है, अगेन रेशमिक ही, आपको क्या है बोलते हैं रेशमिक नहीं मिलेगा, डिफाइन ही नहीं होगा ना यार, दोनों ग्रुप सेम है ना। तो अगर आप वो भी करोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन 1 डिग्री है तो हम वो नहीं करेंगे, आप यहाँ पे SN2 ही करवाओगे, नॉट SN1। यहाँ पे क्या करवाएंगे हम, SN2 ही करवाएंगे। ठीक है, तो केवल एक ऑप्शन में मिल रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर A, और केवल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A मीन्स फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो कर सकता है। बेटा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमें पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए एक चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जो सब में कार्बन कार्बन बॉन्ड दे रखी है, और जो 2 सेंटर्स हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के उन पे अलग ग्रुप्स होने चाहिए। मतलब क्या बोल दिया सर ये, कि अगर कार्बन कार्बन है तो यहाँ पे भी 2 अलग ग्रुप होने चाहिए AB। अब यहाँ पे चाहे CD रहें या फिर AB रहें, लेकिन सेम सेंटर पे दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। ये दोनों में कोई भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन सेम नहीं हो सकता है। सेम एक ही सेंटर पे, एक ही एटम पे दोनों ग्रुप सेम नहीं हो सकते हैं बेटा। अगर ऐसा है सर, ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे आयोडाइड है, नहीं यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे आयोडाइड है, तो यहाँ पे आयोडाइड और मिथाइल है, मिथाइल और हाइड्राइड है, दोनों अलग अलग हैं, ये GI शो करेगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी सारे ऑप्शंस में आपको एक सेंटर पे 2 ग्रुप सेम दे रखे हैं, जो कि नहीं हो सकता फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम शेप एज टू द मिथाइल कार्बन आयन। मिथाइल कार्बन आयन क्या होता है बेटा, CH3 माइनस, क्या शेप हो गई, H यहाँ पे माइनस, ये क्या है शेप, अगर आप देखो तो ये तो भैया ट्रायगोनल पिरामिडल है। और ट्रायगोनल पिरामिडल में अगर आप ऑप्शन देखोगे तो पहला बोल रखा है अमोनिया, अमोनिया भी तो सेम ही है, एक लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन है, तो पहला ही मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बाकी क्यों नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 2 में H2O है बेटा, बेंट होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन शेप क्या है, बेंट है, ट्रायगोनल पिरामिडल नहीं है। CCl4 में तो टेट्राहेड्रल है, और ऑप्शन नंबर 4 में CCl2 बेटा कार्बिन है ना, एक यहाँ पे लोन पेयर, मतलब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। सिंगलेट है तो दोनों लोन पेयर क्या रहेंगे बेटा, एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे, और अगर ट्रिपलेट रहा तो आपके अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे। CCl, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इस केस में लीनियर हो जाएगा, इस केस में sp2 हो जाएगा। लेकिन आपका क्या बोलते हैं, लीनियर रहेगा या बेंट रहेगा, लेकिन कभी भी आपका ट्रायगोनल पिरामिडल तो नहीं होगा। ट्रायगोनल पिरामिडल एक ही ऑप्शन था बेटा, अमोनिया, ऑप्शन नंबर 1। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला गया है, IUPAC नोमेनक्लेचर है बेटा, देख लेते हैं एक बार फटाफट।
पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो अगेन काफ़ी आसान थी आपकी ऑर्गेनिक और फिजिकल यहाँ पे। बस वही है कि आपका जो इनऑर्गेनिक था उसमें 2-3 क्वेश्चन, इस बार तो इनऑर्गेनिक भी ठीक ठाक थी, इस बार इनऑर्गेनिक भी टफ नहीं थी, है ना। तो आपका 2-3 क्वेश्चन ही थे जहाँ पे आप गलत कर सकते थे, बाकी पेपर आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है बेटा, यहाँ पे NH2 है, कार्बन है, यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्डो है। इस तरीके से भाई अमीन है, पहले इसको प्रायोरिटी दोगे, लीस्ट नंबरिंग तो यहीं से मिल सकती है इसको 1 2 3, फिर अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी दोगे तो चेन तो ये हो जाएगी। 3 पे क्या है बेटा, मिथॉक्सी है। अच्छा 4 पे मिथाइल है। कौन पहले आएगा भाई, अगर हम देखें तो मिथॉक्सी में M, मिथाइल में तो मिथाइल और मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी पहले आ रहा है। तो 3 पे बेटा मिथॉक्सी, क्योंकि मैथ तो सेम हो गया, वो वाला मैथ नहीं है ना, और Y है यहाँ पे O है, तो मिथॉक्सी 3 मिथॉक्सी 4 मिथाइल, और यहाँ पे 5 की चेन है तो बेटा क्या हो जाएगा, पेंट 4 इन 2 अमीन। ठीक है, पेंट 4 इन 2 अमीन, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे बेटा आपका MJT 11th जो है उसका डिस्कशन समाप्त होता है केमिस्ट्री पार्ट का। आई होप आप लोगों के जो है डाउट्स दूर हो गए होंगे। बाकी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय।